हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पवन सीरीज का पेपर फर्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ाने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न, क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? एम.एस. कोरे ने, फ्रॉबेल ने, जॉन डीवी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि क्रियात्मक शोध होता क्या है। क्रियात्मक शोध जो होता है, इससे क्या होता है कि पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकता और उनकी परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है। इसमें क्या होता है, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उनमें उचित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। कम समय में हम उन कई समस्याओं को सरलता से और आसानी से क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। तो यही हमारे क्रियात्मक शोध होते हैं। तो इसको किसने दिया था? एम.एस. कोरे ने। किसने दिया था? एम.एस. कोरे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शून्य परिकल्पना संबंधित है। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना किससे संबंधित है? निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, या आ और बाद दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो शून्य परिकल्पना वो संबंधित होता है निर्देश रहित परिकल्पना से। किससे संबंधित होता है? निर्देश रहित परिकल्पना से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, क्रियात्मक अनुसंधान का अन्य दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो आपको पता है क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम जो होता है वो उसे हम क्रियात्मक शोध ही कहते हैं। यानी क्रियात्मक शोध को ही हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है जो हमारा मापन होता है वो कैसा होता है? मापन क्या होती है? माप तौल की एक मात्रा होती है। तो ये कैसा होता है? ये मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? आप ऐसे ही सोच लीजिए कि मापन क्या होता है? एक माप तौल की एक मात्रा होती है। ठीक है, तो मापन क्या होता है? मात्रात्मक होता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को कितनी मात्रा में नापते हैं, यही मापन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, मूल्यांकन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन कैसा होता है? मूल्यांकन जो हमारा होता है कैसा होता है? तुलनात्मक। किस तरीके का होता है? तुलनात्मक। ठीक है, मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? किसी से किसी की तुलना करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? कार्यविधि, समस्या चुनने का कारण, ये समस्या की पहचान या निष्कर्ष निकालना। तो आपको पता है कि क्रियात्मक शोध में क्या होता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कम समय में ही समस्याओं को सही तरीके से सरलता से सुलझा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की परिस्थिति हो उसके रूप में हम समस्या को क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। या शिक्षा से संबंधित जैसे दैनिक समस्याओं का सही तरीके से हल खोज सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण जो होता है वो समस्या की पहचान करना होता है। क्या होता है? समस्या की पहचान करना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक शोध से या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है जो न्यायादर्श का जो संबंध होता है वो क्रियात्मक शोध से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो न्यायादर्श का मतलब होता है कि सैंपल या कोई नमूना। ठीक है, क्या होता है? सैंपल या नमूना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है बोध से, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन से, ज्ञान से या उपरोक्त सभी से। तो आपको पता है जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो क्या होता है? बोध भी होता है, ज्ञान भी होता है, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन से भी संबंधित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। ठीक है, तो हमारा भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है? संवेग से, मनोवृत्तियों से, रुचियों से या उपरोक्त सभी से। तो हमारा जो भावात्मक जो पक्ष होता है उसका संबंध जो होता है वो संवेगों से भी होता है, मनोवृत्तियों से भी होता है, रुचियों से भी होता है और उपरोक्त, तो यानी कि उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है। अभी आपने पढ़ा था क्रियात्मक शोध का दूसरा नाम, अब आप पढ़ रहे हैं कौशलात्मक पक्ष का। तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि कौशलात्मक पक्ष का जो दूसरा नाम होता है क्रियात्मक पक्ष होता है, यानी क्रियात्मक पक्ष का नाम जो होता है वो कौशलात्मक पक्ष भी होता है, क्रियात्मक शोध भी इसे हम कह सकते हैं और क्रियात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो आपको पता है क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, और क्या होता है? बोध, और क्या होता है? प्रयोग। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, क्या होता है? मूल्यांकन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है कि क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और निष्कर्ष। ठीक है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो कहलाता है। तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति से क्या कहलाता है? विश्वसनीय, वैध, व्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विश्वसनीय। क्या कहलाता है? विश्वसनीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता हो, यानी आप उसको जितनी भी बार प्रयोग करेंगे वो क्या करता है? एक ही तरीके का उत्तर, एक ही तरीके का रिजल्ट देता हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विश्वसनीय, वैध, न्यायादर्श या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि जब आप कई बार प्रयोग करते हैं, कई बार किसी भी परीक्षण का बार बार प्रयोग करने पर क्या होता है? जब आपको एक ही तरीके का रिजल्ट मिलता है, एक ही तरीके का परिणाम मिलता है, तो वो कैसा होता है? वो विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। एक उत्तम परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या उपरोक्त सभी। तो उत्तम परीक्षण क्या होता है? विश्वसनीयता भी होती है, व्यवहारिकता भी होती है और वैधता, यानी कि ये तीनों होती है। ये उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है। ठीक है, यानी कि परंपरागत तरीके से हटकर एक नए ढंग से जब किसी काम को करता है तो वो क्या कहलाता है? नवाचार, मूल्यांकन, मापन या परीक्षण कहलाता है। तो आपको पता है कि ये परीक्षण कौन सा कहलाता है? ये क्या कहलाता है? नवाचार। जब आप किसी भी परंपरागत तरीके से हटकर आप कोई नई ढंग से काम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नवाचार कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। नवाचार का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपके अंदर जो विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, ठीक है, या जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको नई तरीके से प्रकट करना क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। ठीक है, इसको किसने दिया है? गांधी जी का है, जॉन डीवी का है, E.M. रोजर्स का है या वॉर्नेट का है? तो ये किसका है? ये आपका है E.M. रोजर्स का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। ठीक है, मौखिक परीक्षा किसने शुरू करी थी? ठीक है, गांधी जी ने, फ्रॉबेल ने, ग्लेडाइट्स ने या सुकरात ने? तो आपको पता है कि मौखिक परीक्षा जो हमारी थी, यानी मौखिक परीक्षाएं जो होती थी वो किसने शुरू की थी? वो हमारे ग्लेडाइट्स ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? ग्लेडाइट्स ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? यानी कि मौखिक परीक्षा जो हमारी शुरू हुई थी उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? सुकरात ने, गांधी जी ने, फ्रॉबेल ने या हरलॉक ने? तो आपको पता है जो मौखिक परीक्षाओं को जो महत्वपूर्ण स्थान, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षक कार्य में सुधार या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? मूल्यांकन का उद्देश्य ही होता है कि समस्याओं का
क्या करना, निराकरण करना, यानी कि समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। और क्या होता है, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान होना, ठीक है। छात्र के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उनका पता लगाना। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, यानी एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य में, जब वो शिक्षण कार्य करता है, यानी वो टीचिंग जब करता है या जब पढ़ाता है तो उसके कार्य में सुधार होना। अब आप ऐसे ही अगर तुरंत पढ़ाने लगे तो क्या होता है, आपसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ाने चलते हैं तो पहले एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए, उसको ध्यान से अच्छे से उसका एक बार क्या करना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, आपसे कोई गलती ना हो। तो इसका मतलब होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की समस्याओं का पता लगाना, उसका समाधान करना, छात्रों की समस्याओं का भी आपको ज्ञान होना, और शिक्षक द्वारा शिक्षक के कार्य में सुधार करना, यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि मूल्यांकन जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति के गुणों का मापन किया जाता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से गुण अच्छे हैं, इसका मापन किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है इसमें, और ये मूल्यांकन जो हमारा होता है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं होती, ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम, या उपरोक्त सभी। तो आपको पता है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या क्या आता है, विद्यालय प्रबंधन भी आता है, मूल्यांकन भी आता है, और शिक्षण अधिगम भी आता है। तो ये उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं या यह डिसीजन लेते हैं कि शिक्षक लक्षणों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है। देखिए ये आपके 2016 में आया हुआ प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि आपके 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ज़रूर पढ़िए। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। ग्रीन की, ली की, या क्रॉनबैक की, या या क्विलिन तथा हन्ना की। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं प्राप्त किया जा रहा है। ये किसका है, तो इसको क्रॉनबैक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपके 2016 के जो आपके प्रश्न आए हुए थे बहुविकल्पी के, तो ये आपके यहाँ पर दिए हुए लाइन से, तो इनको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। तो क्या कहा गया है, व्यक्तित्व के ऐसा कौन सा पक्ष है जिसमें सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। तो व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पक्ष है, तो व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा पक्ष है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। जब ये आपका पहला प्रश्न, मैंने इसी बहुविकल्पी का पहला प्रश्न आपको बताया था, उसमें पूछा गया था कि संज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं। देखिए ये आपका 2016 में आया है, उसी वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये आपको पढ़ना, ये आपके जो क्वेश्चन है ये पेपर में आता है, इसको आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ध्यान में कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, कौशलात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष क्या होता है, ये तीनों पक्ष बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अच्छे से रट लेना है। तो क्या है, तो क्या संज्ञानात्मक पक्ष में हमने आपको क्या बताया, संज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, ठीक है। कौन कौन से हमने बताए थे, जल्दी से बताइए। हमने आपको संज्ञानात्मक पक्ष आपको हमने कितने बताए थे, 6, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो ये कौन से पक्ष हैं, ये आपके संज्ञानात्मक पक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। यानी कि जब आप पढ़ते हैं, यानी साल के अंत में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वार्षिक परीक्षा कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, सतत मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता है सत्र के अंत में क्या होता है, आप वार्षिक परीक्षा ही तो देते हैं, आपका क्या होता है, सालाना आपका वार्षिक परीक्षा होती है, रिजल्ट आपका बनता है। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए सभी आपके 2016 के पेपर हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपका 15 नंबर तो आपके बहुविकल्पी ही होते हैं, ठीक है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में। तो आपको बताना है कि प्रायोगिक मूल्यांकन किस में होता है। प्रायोगिक यानी आप प्रयोग के द्वारा, यानी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल के माध्यम से जब कोई मूल्यांकन करते हैं, यानी प्रैक्टिकल किस में होता है। आपको पता है विज्ञान में प्रैक्टिकल कराया जाता है, भूगोल में या कृषि विज्ञान में आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से क्या होता है, मूल्यांकन कराया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ और कठोरता। तो आपको पता है कि उत्तम परीक्षण होता क्या है। उत्तम परीक्षण में वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठ होता है, लेकिन उत्तम परीक्षण में कठोरता नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, द कठोरता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों का जो प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन किया जाता है वो आकलित मूल्यांकन में होता है, या रचनात्मक मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन या दक्षता मूल्यांकन में होता है। तो छात्रों का जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है वो किस में किया जाता है। तो छात्रों का जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन वो मौखिक मूल्यांकन होता है। जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन, टीचर आपसे क्वेश्चन करती है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, मौखिक मूल्यांकन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि जहाँ पर छात्रों की रुचि, उसके संवेग, उसके मनोवृत्तियों से संबंधित जो मूल्यांकन होता है वो किस में होता है, भावात्मक पक्ष में होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी रुचि, उसके संवेग, उसकी मनोवृत्ति किसी भाव से ही तो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पक्ष कहलाएगा, भावात्मक पक्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ब्लूप्रिंट का संबंध है, इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ब्लूप्रिंट का संबंध है, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, क्रियात्मक शोध से, नवाचार से, प्रश्न पत्र निर्माण से या उपचारात्मक शिक्षण से, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, ब्लूप्रिंट का संबंध जो है वो प्रश्न पत्र निर्माण से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। यानी कि छात्रों की जो आपकी गलतियां होती हैं, ठीक है, उनका जब आपको ज्ञान हो जाता है कि बच्चा किस जगह पर गलती कर रहा है, उसको जब आप जान जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए जो आप जिस शिक्षण का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या कौशलात्मक शिक्षण। तो वो शिक्षण क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आपको पता है जब छात्रों की त्रुटियां जो करता है उसको जब हम ढूंढते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, तो वो निदानात्मक कहलाता है। और जब हम उसको ढूंढ कर उसको दूर करने की जब हम जो शिक्षण अपनाते हैं, यानी जब हम उसको ढूंढ लेते हैं तो वो निदानात्मक कहलाता है। जब हम उसकी गलतियों को दूर कर देते हैं तो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरे का या रॉस का। तो क्या कहा है, बचाव निदान। तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या होता है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर होता है रॉस का, ठीक है। ये मतलब कथन किसका है, रॉस का है, ठीक है। किसने कहा है, रॉस ने। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता था किसके द्वारा, स्टीफन एम कोरे ने बताया है, स्किनर ने बताया है, रॉयबर्न ने बताया है, या वुडरो ने। यानी शैक्षिक क्षेत्र में जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था वो किसने किया था, वो हमारे स्टीफन एम कोरे ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु क्रिया जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध या वैज्ञानिक शोध। तो क्या होता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है। आपको पता है जब आप किसी काम को करते हैं, किसी काम के क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानते हैं, उसका समाधान करते हैं, तो वो एक क्रियात्मक शोध कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं, यानी शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं। तो आपको पता है शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ, ठीक है, 4 होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, फिर दूसरा होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न, तीसरा होता है लघु उत्तरी प्रश्न और चौथा होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग ने कहा था, दिया था इस कथन को, यूजीसी ने, एनसीईआरटी ने या मुदालिर कमिश्नर ने? तो यह कथन एनसीईआरटी का है। उन्होंने कहा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है या शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी कमीशन का, मुदालियर कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, राममूर्ति कमेटी का। ठीक है, तो यह कथन किसका? यह कथन है कोठारी कमीशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? टारगर्सन का, टॉरंगर्सन तथा एडम्स का, रेमर्स व गैज का, क्वालेन तथा हन्ना का, एनसीईआरटी का। तो यह कथन किसका है? यह कथन है रेमर्स व गैज का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप होता है? मूल्यांकन जो हमारा होता है वो हमारा होता है विधि के अनुरूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो मूल्यांकन को किसके अनुरूप विभाजित किया जाता है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 2 वर्गों में। ठीक है, तो मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कितने अनुरूप में विभाजित किया जाता है? 4 वर्गों में। ठीक है, कितने अनुरूप में? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण करना या स्वाभाविकरण करना। तो आपको पता है कि मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष होता है वो स्वाभाविकरण करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मैं आप लोगों को डेली डीएलएड 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास अब करवाने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको मैथ का चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस दूंगी, वो भी फ्री में। पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, और चैप्टर वाइज मैं आपको मैथ्स में पढ़ाऊंगी, चाहे किसी भी सेमेस्टर का आपका मैथ्स का कोर्स हो। मैं सारे सेमेस्टर के मैथ के कोर्स को पूरा पढ़ाऊंगी, चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी और उन्हीं प्रश्नों को लेकर आऊँगी जो आपके लिए पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जो हमेशा पेपर में आते हैं। और यकीन मानिए कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं मैथ्स का इतने क्वेश्चन करा दूंगी कि आपको उसी से क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ, भले ही नंबर वो चेंज करके आए लेकिन पैटर्न वही आएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको नोट्स भी साथ में देती जाऊँगी। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।